दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 9वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई यानी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर जीव विज्ञान का भी प्रथम चैप्टर है जिसमें हम जीवन की मौलिक इकाई या आधारभूत इकाई कोशिका के बारे में जानेंगे। दोस्तों कोशिका क्या होती है, इसकी खोज किसने की, इसके प्रमुख अवयव या इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 9वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई। दोस्तों कार्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक एक थे। इन्होंने पाया कि इसमें कई छोटे छोटे प्रकोष्ठ होते हैं जिनकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी होती है। कार्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठकों को कोशिका यानी सेल कहा था और लैटिन भाषा में इसका अर्थ छोटा कमरा होता है। दोस्तों ये घटना जो है बहुत छोटी और अर्थहीन लगती है, लेकिन विज्ञान के इतिहास में ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। और इस प्रकार सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं और इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का प्रयोग आज तक किया जाता है। दोस्तों आइए जानते हैं कोशिका के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि सजीव किससे बने होते हैं। दोस्तों सजीव पदार्थों का निर्माण जो है कोशिकाओं से होता है और इन कोशिकाओं का आकार इतना छोटा होता है कि हम इसे साधारण आँखों से नहीं और सामान्य ढंग की सूक्ष्मदर्शी से नहीं बल्कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, जिसका कि आवर्धन बहुत बड़ा होता है। दोस्तों छोटे आकार होने के कारण हम इनको कम शक्ति वाले जो लेंस हैं आवर्धक लेंस उनकी सहायता से देख सकते हैं, लेकिन उनके बारे में पूरी सूचना नहीं मिल पाती है। लेकिन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम कोशिका का निरीक्षण कर सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो संरचना दिखाई देती है उसको कागज़ पे अब हम खींचे तो देखिए प्याज के झिल्ली की कोशिकाएं इस तरह से होती हैं। छोटे छोटे सेल हैं और उसमें बीच में देखिए बिंदु के रूप में केंद्रक पाए जाते हैं। तो इस तरह की संरचना होती है। दोस्तों ये संरचनाएं क्या होती हैं, इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती हैं, ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना यानी शल्ककंद बनाते हैं जैसे कि प्याज। और इस क्रिया से ये पता चलता है कि विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान होती हैं और प्याज के आकार से इनका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि कोशिकाओं का आकार आप जानते हैं कि बहुत ही छोटा होता है। दोस्तों ये छोटी-छोटी संरचनाएं जो हम देख पाते हैं शल्ककंद प्याज की मूलभूत इकाई हैं और इन संरचनाओं की कोशिका कहते हैं। तो ये जो मूलभूत इकाई हैं किसी जीव के, किसी जंतु के या किसी जैसे हमने प्याज का उदाहरण लिया, उसकी जो मूलभूत इकाई या आधारभूत इकाई होती है उसे कोशिका कहते हैं। दोस्तों ये केवल प्याज में ही नहीं बल्कि जितने भी जीव जंतु हम देखते हैं वो सभी कोशिकाओं से बने होते हैं, क्योंकि कुछ जीव एक कोश की होते हैं और अनेक जीव बहुकोश होते हैं। दोस्तों आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ और तब ये पता चला कि एकमात्र कोशिका स्वयं में एक संपूर्ण जीव जैसे अमीबा, क्लेमैडीमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया ये एक कोशिकीय सजीव हो सकते हैं। इन सजीवों को एक कोशिकीय जीव कहा जाता है और इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं होती हैं जो विभिन्न कार्यों को संपन्न करती हैं। दोस्तों इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे फंजाई यानी कवक, पादप और जंतु। दोस्तों एक कोश की जीवों के बारे में और भी जानकारी आप पा सकते हैं, लेकिन प्रत्येक बहुकोश की जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ। कोशिकाएं विभाजित होकर अपने जैसी कोशिकाएं बनाती हैं और इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। यानी किसी भी जीव में जो कोशिका होती है वो सब एक समान होती हैं और
किसी भी जीव का निर्माण सबसे पहले एक ही कोशिका से होता है, फिर उसका विभाजन होता है, फिर बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण होता है। दोस्तों, कोशिका का सबसे पहले पता आप समझ गए हैं, जान गए हैं, रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। उसने कोशिका को कार्क की एक पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। ल्यूवेनहाक 1674 ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। पुरोकंज ने 1839 में कोशिका में तरल जैविक पदार्थ जीव द्रव्य का पता लगाया और दो जीव वैज्ञानिक एम स्लीटन और टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। इस सिद्धांत के अनुसार, यानी जो सेल थियरी है, उसके अनुसार सभी पौधे और जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। वे जीवन की मूलभूत इकाई होते हैं और एक विचारक विर्चो ने 1855 में कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं और 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना और बहुत से अंगकों को समझना संभव हो सका। दोस्तों, कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती हैं। देखिए, यहाँ पर ये रुधिर कोशिकाएं हैं, ये चिकनी पेशी कोशिकाएं हैं, अस्थि कोशिका होती है और कैसे तंत्रिका कोशिकाएं हैं। तो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। दोस्तों, कोशिकाओं की आकृति और आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुसार निर्मित होता है। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती हैं, जैसे एक कोश की अमीबा जीव। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर होता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है, जैसे कि तंत्रिका की कोशिका। लेकिन प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, जो सभी सजीवों का गुण है। एक जीवित कोशिका में ये मूलभूत कार्य कैसे करती हैं? तो दोस्तों, बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है, जैसे कि मनुष्यों में। इसका अर्थ ये है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में रुधिर जो है, रुधिर को पंप करने का काम हृदय का है, आमाशय भोजन को पचाता है, और इसी प्रकार एक कोशिकी में भी श्रम विभाजन होता है। वास्तव में जो प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं, जिनको कोशिकांग कहा जाता है, ये प्रत्येक कोशिकांग एक विशेष कार्य करता है। जैसे कि कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन आदि। तो इन कोशिकांगों के कारण एक कोशिका जीवित रहती है और सभी कार्य करती है। कोशिका के ये विभिन्न अंग यानी कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं, जिसे कोशिका कहा जाता है। ये बड़ा रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके कार्य क्या हैं अथवा वे किस जीव में पाई जाती हैं। आइए जानते हैं कोशिका किससे बनी होती है, यानी कोशिका का संरचनात्मक संगठन किस प्रकार से होता है। दोस्तों, यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देते हैं: प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। ये प्रत्येक कोशिका में 3 तत्व तो महत्वपूर्ण हैं और ये पाए ही जाते हैं: प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। दोस्तों, कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप, उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रिया इन्हीं गुणों के कारण संभव होती है। सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है और यह अन्य पदार्थों को गति को भी रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। तो कोशिका झिल्ली एक अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, जो कि कुछ पदार्थों को अपने अंदर से आने देती है, कुछ को रोकती है। दोस्तों, कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं और इस प्रकार की प्रक्रिया जो कोशिका में होती है, तो इसमें क्या होता है, कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक कोशिकीय अपशिष्ट है और इसका निष्कासन आवश्यक है। कोशिका में एकत्र हो जाती है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। कोशिका के बाह्य पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कोशिका में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है और जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में अंतर होता है, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से
कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। और इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो ऑक्सीजन बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। इसलिए कोशिका और बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जल जो है वो भी विसरण के नियमों के अनुकूल ही व्यवहार करता है। जल के अणुओं की जो गति होती है ये जब पारगम्य झिल्ली द्वारा उसको परासरण कहते हैं। परासरण दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली में जल की गति में जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण प्रभावित होती है। और परासरण में जल के अणु वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। दोस्तों इसको कुछ घटनाओं के द्वारा उदाहरणों के द्वारा समझ सकते हैं कि ये कैसे होता है। देखिए, यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा है इसमें रखा गया है तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा और ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहा जाता है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये होती है कि यदि कोशिका को ऐसे माध्यम यानी विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो तो कोशिका झिल्ली में जल की कोई शुद्ध गति नहीं होगी और ऐसे विलयन को समपरासारी विलयन कहा जाता है। जल जो है कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है लेकिन जल की मात्रा जो अंदर गई उतनी ही बाहर आती है। इस प्रकार से कोशिका के साइज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और तीसरा, यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका के बाहर चला आएगा। ऐसे विलयन को अति परासरण दाबी विलयन कहा जाता है। जब कोशिका से जल बाहर चला आएगा तो इससे कोशिका सिकुड़ आएगी। और परासरण इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णात्मक झिल्ली या अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जो होती है। दोस्तों एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीव जो होते हैं और कुछ अधिकांश पादप कोशिकाएं ये परासरण द्वारा जल ग्रहण करती हैं और पौधों के जो मूल या जड़ द्वारा जल का अवशोषण परासरण का उदाहरण होता है। इसी प्रकार कोशिका के जीव में विसरण जल और गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। विसरण कोशिका की बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है और कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना और बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही प्रभावित होता है। इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दोस्तों किशमिश को पानी में भिगाने पे क्या प्रभाव पड़ता है आप इस परासरण के माध्यम से समझ सकते हैं। किशमिश को जब पानी में आप भिगाते हैं तो वो फूल जाता है लेकिन आप उच्च सांद्र विलयन जैसे अगर आप चीनी के गाढ़े घोल में किशमिश को डाल देंगे तो किशमिश सिकुड़ जाएगा। दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली की विशेषता क्या होती है? तो ये झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन और अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है और ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहा जाता है और अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। दोस्तों कोशिका में जो प्लाज्मा झिल्ली है उसके बाद आइए जानते हैं कोशिका भित्ति या कोशिका की दीवार। दोस्तों पादप कोशिकाएं जो होती हैं उसमें प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज नामक पदार्थ की बनी होती है। सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और ये पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता या मजबूती प्रदान करता है। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं और इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है। दोस्तों होता क्या है कि कोशिका भित्ति जो होती है वो पौधों कवक और बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। ऐसे माध्यम से कोशिका परासरण विधि द्वारा पानी लेती है, कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। कोशिका भित्ति में फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव पड़ता है और कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सह सकती हैं। कोशिका को रंगने के लिए आयोडीन विलयन के अतिरिक्त जो है
सेफ्रानिन अथवा मेथिलीन का भी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, कोशिका भित्ति के बाद कोशिका की एक प्रमुख अवयव या कोशिकांग केंद्रक के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, कोशिका के बीच में केंद्रक होता है और कोशिका के विभिन्न भाग जो होते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंगों से रंगे जाते हैं और कुछ क्षेत्र अधिक गहरे प्रतीत होते हैं, कुछ कम। दोस्तों, केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक अस्तर होता है जिसको केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा पाता है। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय जो है ये छड़ाकार दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुण होते हैं, आप जानते हैं, और ये माता पिता के डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल अणु के रूप में अगली संतानों में जाते हैं। क्रोमोसोम का निर्माण डीएनए और प्रोटीन से होता है। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण और संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए को क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है और कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है उसमें ये डीएनए क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। क्रोमैटिन पदार्थ धागे की तरह संरचनाओं का एक जाल होता है और जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। दोस्तों, कुछ जीवों में कोशिकी जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती हैं। ये कोशिका के विकास और परिपक्वन को निर्धारित करता है और साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रिक जो क्षेत्र होता है बहुत कम होता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। इसमें अस्पष्ट केंद्रक होता है और इसमें केवल क्रोमैटिन पदार्थ होता है। ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहा जाता है। दोस्तों, ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोट यानी पूर्व केंद्रक, और जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रीय झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोट कहा जाता है। दोस्तों, प्रोकैरियोटी कोशिकाओं में और भी अन्य अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते हैं जो कि अन्य यूकैरियोटी कोशिकाओं में होते हैं। ऐसे कोशिकाओं के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव्य में संगठित जो असंगठित भाग होते हैं उनके द्वारा किए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के साथ होता है जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लास्टिड की तरह होता है। यहाँ पर दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में यहाँ दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए ये कोशिका है, उसमें प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति होती है और राइबोसोम होते हैं। अब आइए जानते हैं कोशिका द्रव्य के बारे में। दोस्तों, जब हमने कोशिका के संरचना देखी थी तो कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दिखाई देता है जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ होता है। इस क्षेत्र में कुछ हल्के धब्बे होते हैं, इसको कोशिका द्रव्य कहा जाता है। और प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ होता है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिकाओं के घटक होते हैं जिन्हें कोशिका का अंगक कहा जाता है। प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहा जाता है। तो जीव द्रव्य किसे कहा जाता है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य बनता है। दोस्तों, कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्र की झिल्ली और झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। तो आपको देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में अंतर बताना हो तो यहाँ से आप बता सकते हैं। दोस्तों, झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से देख सकते हैं। वायरस में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, इसलिए इसमें जीवन के गुण तब तक दिखाई नहीं देते हैं जब तक कि ये किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग करके अपना बहुगुणन नहीं कर लेता है। यहाँ पर देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर दिखाया गया है जिसको कि आपने पहले ही पढ़ लिया है। अब आइए देखते हैं कोशिका अंगक के बारे में। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है जिससे कि उसमें उपस्थित पदार्थ बाह्य पर्यावरण से अलग रहें। जो बहुत बड़ी और जटिल कोशिका होती है जिसमें बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाएं जैसे, उनमें भी उपापचयी क्रियाओं की आवश्यकता होती है और इससे ये जटिल संरचना और कार्य को सहारा दे सके।
इन विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग करने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं का उपयोग करती हैं। यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण होता है जो उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है। इनमें से कुछ अंगक केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखे जा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अंतर्द्रव्यी जालिका, गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और रसधानी ये कोशिका अंगकों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। देखिए, सबसे पहले अंतर्द्रव्यी जालिका को जानते हैं। ये झिल्ली युक्त नलिकाओं और सीट का बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नलिका अथवा गोल अथवा आयताकार की तरह दिखाई देती हैं। अंतर्प्रद्रव्यी जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समान होती है और ये दो प्रकार की होती हैं, खुरदुरी और चिकनी। तो देखिए, इस पर राइबोसोम खुरदुरी इसलिए दिखाई देती है कि इस पे राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होती है और आर जो है तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार आर के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। आर अथवा जो लिपिड होता है इसके अणुओं में बनने में सहायता देता है और यह एक कोश की क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन और वसा कोशिका झिल्ली को बनने में सहायता करते हैं और इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहा जाता है। कुछ अन्य प्रोटीन और वसा एंजाइम और हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में ईआर विभिन्न रूपों में दिखाई देते हैं, लेकिन हमेशा एक जालिका तंत्र का निर्माण करते हैं। यहाँ पर देखिए, एक जंतु कोशिका का जो है चित्र दिया गया है। इसमें केंद्रक होता है बीच में सबसे, उसके बाद केंद्रक झिल्ली है, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका है, गाल्जी उपकरण कुछ हैं, प्लाज्मा झिल्ली है, तारक केंद्र होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, इसके अलावा राइबोसोम होते हैं, फिर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, खुरदुरी अंतर्प्रद्रव्यी जालिका होती है और कोशिका द्रव्य होता है। ये किसी भी जंतु कोशिका के प्रमुख भाग होते हैं। गाल्जी उपकरण क्या होते हैं? दोस्तों, गाल्जी उपकरण को सबसे पहले कैमिलो गाल्जी ने देखा था। गाल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिका है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती है। इनको कुंडिका कहा जाता है। इन झिल्लियों का संपर्क आर झिल्लियों से होता है, इसलिए इसे जटिल कोश की झिल्ली तंत्र दूसरे भाग को बनाती है। देखिए, वहाँ पर आपने जंतु कोशिका देखा था, यहाँ पादप कोशिका देखा है। पादप कोशिका में एक महत्वपूर्ण अंतर क्या होता है कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, केंद्रीय झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली सब होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक हरित लवक होता है जिसको कि जो है क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। हरित लवक होता है जो कि कोशिका को कलर प्रदान करते हैं। लाइसोसोम दोस्तों क्या है? लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र होता है और बाहरी पदार्थ के कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं और कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन और पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं जो उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने में सफल होते हैं। दोस्तों, मेटाबॉलिज्म या कोशिकीय उपापचय के व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित करने लगते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। दोस्तों, कैमिलो गाल्जी जो थे, ये ब्रेसिका के समीप कोर्टनो में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने पाविया विश्वविद्यालय से मेडिसिन का अध्ययन किया और 1865 में स्नातक के बाद उन्होंने पाविया के सेंट मेंटियो के अस्पताल में अध्ययन जारी रखा। उस समय उनकी खोज तंत्रिका तंत्र से संबंधित थी और 1872 में उन्होंने एम्बियोटो ग्रेसो के दीर्घकालिक रोग के अस्पताल में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी खोज इस अस्पताल के किचन में तंत्रिका तंत्र पर की और छोटी सी किचन को प्रयोगशाला बना लिया और उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये था कि उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण अकेली तंत्रिका और कोशिक संरचनाओं को अभिरंगित करने की क्रांतिकारी विधि प्रदान की। इस विधि को ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना गया। इसमें उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल का उपयोग किया था और विशेषतः ये कोशिकाओं की कोमल शाखाओं की प्रक्रियाओं को
मार्ग का पता लगाने में महत्वपूर्ण था। सारा जीवन वे इसी दिशा में कार्य करते रहे और इस विधि में सुधार करते रहे। गाल्जी ने अपने शोध के लिए उच्चतम उपाधि और पुरस्कार प्राप्त किया और सन 1906 में इन्हें सेंटियागो रैमोनी काजेल के साथ संयुक्त रूप से तंत्रिका तंत्र की संरचना और कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। देखिए माइटोकांड्रिया क्या होता है, तो माइटोकांड्रिया कोशिका का ऊर्जा घर या बिजली घर होता है। यहाँ पे विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा मिलती है। माइटोकांड्रिया एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है और शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने और यांत्रिक कार्य करने के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। माइटोकांड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है और बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है। भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है और ये वलय एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के लिए बड़ा क्षेत्र बनाते हैं। दोस्तों माइटोकांड्रिया एक बहुत ही अद्भुत अंग है क्योंकि इसमें अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं, इसलिए माइटोकांड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं ही बनाते हैं। प्लास्टिड क्या होते हैं, तो ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट यानी रंगीन प्लास्टिड और ल्यूकोप्लास्ट यानी श्वेत और रंगहीन प्लास्टिड। जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत जरूरी है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं और ल्यूकोप्लास्ट में प्राथमिक रूप से स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ होते हैं। प्लास्टिड की भीतरी संरचना बहुत सी झिल्ली वाले परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं और प्लास्टिड जो होता है बाह्य रचना में माइटोकांड्रिया की तरह होते हैं। माइटोकांड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। अगला जो कोशिका का भाग है रसधानी, तो रसधानी ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ होती हैं। जंत कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती हैं जबकि पादप कोशिकाओं में ये बड़ी होती हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का 50% से 90% तक होता है। रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा होता है और ये कोशिकाओं को स्फीति और कठोरता प्रदान करती हैं। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होते हैं और ये अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल और कुछ प्रोटीन होते हैं। एक कोश की जीवों जैसे अमीबा की खाद्य रसधानी में उनके द्वारा उपयोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ एक कोश की जीवों में विशिष्ट रसधानियाँ अतिरिक्त जल और कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दोस्तों प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है जिसके द्वारा वो विशिष्ट कार्य जैसे श्वसन, पोषण और अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन तथा नई प्रोटीन बनाते हैं। ऐसा उनका झिल्ली और अंगकों की विशिष्ट संरचना के कारण होता है। इसलिए दोस्तों कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है और यह जीवन की मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी होती है। तो ये था जीवन की मौलिक इकाई अध्याय। इस अध्याय का सारांश आइए जान लेते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है। ये झिल्लियाँ लिपिड और प्रोटीन की बनी होती हैं। कोशिका झिल्ली कोशिका का सक्रिय भाग होता है। ये पदार्थों को गति, कोशिका के भीतर तथा बाहरी वातावरण से नियमितता प्रदान करता है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है और कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिकाओं में स्थित कोशिका भित्ति फंजाई और बैक्टीरिया को अल्प परासरण दाबी घोल में बिना फटे जीवित रहने देती है और यूकैरियोट में केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है और ये जीवन की कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है। ईआर अंतःकोशिकीय परिवहन और उत्पादक सतह के रूप में कार्य करता है। गाल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिकाओं का स्तंभ है। यह कोशिका में बने पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और पैकेजिंग करता है। अधिकांश पादप कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगक होते हैं जिनको प्लास्टिड कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट इसमें क्लोरोफिल होता है जिनको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक है। ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य संचय करना होता है। दोस्तों अधिकांश परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है और ये कोशिका की स्फीति को बनाए रखती है और अपशिष्ट पदार्थों सहित महत्वपूर्ण पदार्थों का संचय करती है। और अगला है और अंतिम ये कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता है।
उनके क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लियक अम्ल होता है और उसमें केवल छोटे राइबोसोम अंगक के रूप में होते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। एनसीईआरटी श्रृंखला में 9वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो थी कोशिका। अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा और जो चीज़ समझ में नहीं आती है उसको आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।